जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हकल केमिस्ट्री के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने पीरियोडिक टेबल के लास्ट लेक्चर में हमने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जाना था। उम्मीद है आप सबों को समझ में आया होगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का ही आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस पर जनरली क्वेश्चन नीट हो या जेई हो, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन होता है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप सबों को दिख रहा होगा। ठीक है, देखिएगा, इसका डेफिनेशन होता है, देखो शब्द से क्लियर है, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब वह एनर्जी जो कि किसी भी न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करने में लगे। आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है यार, इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना। ठीक है ना, तो लिख रखा है डेफिनेशन में, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड कहने का मतलब हुआ सिंगल एटम से। आइसोलेटेड कहने का क्या मतलब हुआ, सिंगल एटम से। किसमें, जब गैसियस स्टेट में हो। अगर एटम गैसियस स्टेट में नहीं है, अगर एटम गैसियस स्टेट में नहीं है, तो मान लेते हैं अगर एटम अपने पास गैसियस स्टेट में नहीं है, कोई एटम ए है जो सॉलिड स्टेट में है, हम सब ने पढ़ा है, इसको अगर गैसियस स्टेट में लाना है तो क्या करेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी दे देंगे। क्या करेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी दे देंगे। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, मतलब कि किसी से अपने को पैसा लेना हो, किसी को अपने को पैसा लेना हो, किसी से अपने को पैसा लेना हो, तो क्या करोगे, दो चार बड़ाई तो करते हो ना यार उसके बारे में। दो चार तो अच्छी बात पहले तो बोलना पड़ता है, मलाई खुआ तो लगाना पड़ता है ना उसके ऊपर। ठीक है ना, तब थोड़ा बात बनता है अपना। इसीलिए क्या होता है, डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर, क्या होता है एंथैल्पी। डेल्टा एच जो होता है, चेंज इन एंथैल्पी जो होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो उस टाइप को रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक इन नेचर। इंडो का मतलब होता है हीट को टेकन करना, थर्मल का मतलब क्या होता है, एनर्जी या फिर हीट। ठीक है, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट या फिर हीट का फॉर्म क्या आता है, एनर्जी। तो जब भी एनर्जी लिया जाएगा किसी भी सिस्टम के द्वारा, उस सिस्टम क्या होगा, अपने आप में एंडोथर्मिक इन नेचर होगा और उसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए अपने पास एक एटम है जो गैसियस स्टेट में है और वह एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, +1 चार्ज। तो मान लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी अपने को देना पड़ा, उस आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने मान लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है। ठीक है, अब अपने पास A+1 है, मतलब एक केटायन है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो अगर इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और हमने निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, +1 और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो एक टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्योंकि ए वो +1 तो पहले से था, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो A+1 हुआ, जब A+1 से एक इलेक्ट्रॉन और हमने निकाल दिया तो A+2 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी मान लेते हैं, जो A+1 से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आयोनाइजेशन एनर्जी अपने को देना पड़ा, उस आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने मान लिया IE2 आयोनाइजेशन एनर्जी 2। अब मान लेते हैं इसी तरह इसको बोल देते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब मान लेते हैं A+2 से हमको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जिस तरह से A+1 से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, A+2 बन गया, उसी प्रकार A+2 से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो A+3 बन जाता है। और जो एनर्जी अपने को देना पड़ा A+2 गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने I3 मान लिया। ठीक है, अब देखिए, हमेशा जो है, हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, इससे आगे भी चल सकते हैं, A+4 A+5 A+6 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी होंगे वो अपने से लोअर वाले से हमेशा ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब है IE3 हमेशा ज़्यादा होगा IE2 से, और IE2 हमेशा ज़्यादा होगा IE1 से। अगर IE4 यहाँ रहता तो IE4 हमेशा ज़्यादा होता IE3 से, और IE3 हमेशा ज़्यादा होता IE2 से, और फिर IE1 से। आइए इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। देखिए, अपने पास ये डायग्राम है, ये न्यूक्लियस है अपने पास। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास आउटर मोस्ट सेल में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो ये जो है सो अभी जो है सो न्यूक्लियस से दूर है, ये अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस है, ध्यान देना। देखो ये अभी न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन की दूरी इतनी है। ठीक है,
ठीक है। अभी जो है न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर पे है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ा कम एनर्जी लगेगा, ठीक है। इसी को हम अभी क्या बोल दिए, इसी एनर्जी जो अभी अपने को लगा है, ये एनर्जी को निकालने के लिए इसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, IE1 बोले हुए हैं। क्या बोले हुए हैं, इसी एनर्जी को हमने क्या बोला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसी एनर्जी को हमने बोला है IE1 बोला है, ठीक है। ठीक है, देखिए अगर अब मान लेते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के थोड़ा पास आ जाते हैं, न्यूक्लियस के थोड़ा पास आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास यहाँ पे है अभी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है अभी अपने पास यहाँ पर है, और इस इलेक्ट्रॉन को जो है सो अब निकालना है। अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियस के करीब आ गया, न्यूक्लियस के करीब आ गया। देखिए अब कितना करीब आ गया, देखिए ये अपना न्यूक्लियस है, अब मान लेते हैं इतना करीब आ गया, ठीक है। ये दूरी हो गया इसका। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अपने को एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को हमने मान लेते हैं, उसी एनर्जी को हम मान लेते हैं IE2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, IE2 मान लेते हैं इसी एनर्जी को, ठीक है। देखिए इसी एनर्जी को हमने IE2 मान लिया, ठीक। ये एनर्जी हो गया, IE2 हो गया, ठीक है। देखिए अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास कहाँ पर है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी, देखो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी घटेगा, जैसे जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूरी घटेगा, उस इलेक्ट्रॉन पे जो है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी ज़्यादा लगेगा, उस इलेक्ट्रॉन पे और न्यूक्लियस का जो है सो उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो है सो अट्रैक्शन भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये कौन सा एनर्जी हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है हम, और मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगा है अपने को, वह एनर्जी लगा है IE3 लगा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। देखिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या लगा है, IE3 लगा है। अब बताइए न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा जो इसके करीब है उस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन 3 के ऊपर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे देखिए इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन 2 जो है थोड़ा दूर है, इसको कम एनर्जी देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसको हमने IE2 बोल रखा है। और ये इलेक्ट्रॉन 1 जो है सो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको कहा था जो IE3 का जो ऑर्डर होगा सो सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू IE2, एज कम्पेयर टू IE फर्स्ट। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी मान लेते हैं हम IE4 था, तो IE4 क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू IE3, फिर एज कम्पेयर टू IE2, एज कम्पेयर टू IE1, ठीक है। तो उम्मीद है आप आयोनाइजेशन एनर्जी को समझ गए होंगे, क्यों हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी होता है अपने लोअर वाले से ज़्यादा होता है, ठीक है। पहला सेल को K सेल बोला जाता है, आपको पता है, पहले लेक्चर में हम बताया था, दूसरे को L सेल, फिर M सेल, फिर N सेल, इस तरह से बोला जाता है। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। देखिए अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ, मतलब क्या, देखिए अगर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी वह ज़्यादा लगेगी। इसीलिए हमने बोला है जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। हमने आपको जब आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग कांस्टेंट पढ़ाया था तभी बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ये क्या होता है, एक्चुअली में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कितना ज़्यादा अट्रैक्शन हो पाता है, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। नंबर ऑफ सेल को ही जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब वहाँ रेडियस पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हम नंबर ऑफ सेल को जब फॉर्मूला लिखते हैं रेडियस का, तो एन से एन स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा और साइज, सिग्मा को क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट, और साइज जो है सो देखिए ये दोनों चीज़ को अभी मैं समझाता हूँ, साइज और सिग्मा को। देखिए इसी डायग्राम से देखिए, ये आउटर मोस्ट सेल का और इस न्यूक्लियस के बीच में दूरी ज़्यादा थी, तो IE कितना था, कम था। इसका मतलब क्या हो गया,
अभी तो बताया अभी मैंने आपको, जो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है कि नहीं कम है, बताओ। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 1 कम है कि नहीं कम है, देखो यहाँ लिख रखा है हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है कि नहीं कम है, यहाँ पे I1 तो कम ही है, ठीक है ना। इसीलिए जैसे ही साइज बढ़ता है, जिस तरह से साइज बढ़ता है उस तरह से क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते जाता है। सिग्मा क्या था, सिग्मा भी वही था। सिग्मा क्या था, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो ये और दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो और साइज बढ़ जाएगा। जैसे ही साइज बढ़ जाएगा तो इस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है और कम हो जाएगा, इसको हम और इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या कहते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब किसी भी एटम के ऊपर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अगर जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो साइज बढ़ेगा, जैसे ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो साइज बढ़ेगा, जैसे ही साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। आप इस पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ही प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो साइज घटेगा, और साइज घटेगा तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इसलिए बोला जाता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। नोट में याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस भी ऑलवेज ग्रेटर देन एनी वन स्पीसीज। क्यों, क्योंकि भाई नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, वो तो रिएक्ट करता नहीं, उसको ना इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब है, नहीं इलेक्ट्रॉन देने से मतलब है। अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्योंकि वो नोबल है ना भाई, इनर्ट है ना, उसके पास क्या है, ऑक्टेट पूरा है। कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, मतलब अपने नियरेस्ट नोबल गैस के का जो कन्फिग्रेशन है उसके अनुसार स्टेबल होना चाहता है। तो नोबल गैस से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा बाबू एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेबल इंसान है, ठीक है ना। उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट। कहने का मतलब है, इसे देखिए, एस में टोटल कितने ऑर्बिटल आएंगे, एस सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर कहीं पे एस फुल्ली फिल्ड है या फिर एस हाफ फिल्ड है तो नेक्स्ट एलिमेंट से क्या होगा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होता है या तो फुल फील्ड में होगा या फिर हाफ फील्ड में होगा, ठीक है। इसको अभी हम एग्जांपल से समझेंगे इस स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हाफ फील्ड का या फिर फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का जो है नेक्स्ट एलिमेंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको हम अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल होगा, हाँ, जैसे देखिए, अपने को समझना है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के बारे में। इस सब का क्या है, आई फर्स्ट निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट, राइट इलेक्ट्रॉनिक, अरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तभी तो अपने को पता चलेगा ना कौन से एलिमेंट का हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है और फुल फील्ड कन्फिग्रेशन है। तो स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑल द गिवन एलिमेंट, ऑफ ऑल द गिवन एलिमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले करोगे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन लिख लेते हैं, देखना। लिथियम का क्या हो जाएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो एटॉमिक नंबर इसका 3, तो क्या होगा इसका 1s2 2s1, ठीक है। लिथियम के बाद कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 आता है। इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2। बेरिलियम के बाद कौन होता है, बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। बोरोन के बाद कौन होता है, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखना सीख चुका है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, तो 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के बाद कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन के बाद कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, फ्लोरीन का हो जाएगा एटॉमिक नंबर 9।
क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। उसके बाद कौन है, नियोन है। नियोन तो कहना ही बात है, ये तो भाई राजा है, राजा स्टेबल है। 1s2 2s2 2p6 देखने को मिल रहा है। देखिए इसके इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 3 2 5 2 2 4 2 1 3 2 और 1। देखिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये कहता है रूल, जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया, देखो रूल सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस भी ऑलवेज भी ग्रेटर देन एनी वन स्पीसीज। इसका मतलब क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सो नोबल गैस का जो हमेशा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस जो है सो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। देखना, तो नियोन है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हमेशा ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो नियोन का तो सबसे ज़्यादा हो गया। अब देखना, अब क्या करना है, देखो नियोन के बाद फ्लोरीन का कितना है, 2p5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो क्या है, हमको क्या मतलब है, हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड हो तब ज़्यादा होगा। देखना नियोन का सबसे ज़्यादा हो गया। अब देखो यहाँ चलते हैं, सबसे ज़्यादा इसका हो गया और सबसे कम किसका होगा। सबसे पहले डिसाइड करना है सबसे किसका ज़्यादा होगा और सबसे कम किसका होगा। देखो यहाँ पे लिथियम का और बेरिलियम का, लिथियम का क्या है, हाफ फील्ड है और बेरिलियम का क्या है, फुल फील्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी नोट में देखा था, नोट में क्या देखा था, हाफ फील्ड का और फुल्ली फील्ड का जो है सो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट एलिमेंट। तो देखना इसका कितना है, 1s1 है और इसका कितना है, 1s2 है। तो अब बताना है आपको जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सो किसका ज़्यादा होगा, 1s1 का ज़्यादा होगा या फिर 1s2 का ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी आपको बताना है, जो हाफ, एक में तो हाफ फील्ड है और एक में फुल फील्ड है, ठीक है। तब आपको तो आपने सोच लिया होगा अब तक जो, अब बताइए किसका ज़्यादा होगा। नियोन का तो हमने देख लिया सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा। देखिए अपने को किस तरह से कंपैरिजन करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए इस दोनों में जो है, इस दोनों के अंदर एक का हाफ फील्ड है और एक का फुल फील्ड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिथियम का जो है, लिथियम का जो है सो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम, लिथियम का कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कंपैरिजन हो गया। अब चलते हैं बेरिलियम और बोरोन के, बेरिलियम और बोरोन में देखिए क्या था, अगर किसी भी एलिमेंट का हाफ फील्ड या फुल फील्ड कन्फिग्रेशन है तो वह अपने नेक्स्ट एलिमेंट के, मतलब वो अपने आगे वाले एलिमेंट से उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। देखिए ये एस सबसेल भरा हुआ है और पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड भी नहीं है और फुल फील्ड नहीं है, क्योंकि पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हाफ फील्ड में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब इसका नेक्स्ट एलिमेंट से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। हालांकि ये जो बेरिलियम है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो है सो फुल फील्ड एस ऑर्बिटल है और पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, जो बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा किससे, बोरोन से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम, लिथियम के बाद कौन आ जाएगा, बोरोन, बोरोन के बाद कौन आ जाएगा, बेरिलियम, ठीक है। अब देखिए हमने बोरोन तक तो आ गया, इसमें कंपैरिजन कर लिया, ठीक है, बोरोन तक हमने कर लिया। अब देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में, देखिए इसका P2 है और इसका P3 है, इसका P2 है और इसका P3 है। ऑब्वियसली P3 का तो ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियसली P3 का ज़्यादा ही होगा। तो बेरिलियम के, क्योंकि ये तो हाफ फील्ड भी नहीं है, तो बेरिलियम के बाद कौन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, ठीक है। बेरिलियम के बाद कौन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। अब चेक करना है, देखिए ये दोनों में तो चेक कर लिए, नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन में किसका ज़्यादा होगा, कार्बन का ज़्यादा होगा। किसके कंपेरिजन में, एज कम्पेयर टू बेरिलियम, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, P3 है और ये P4 है। अब देखिए इस दोनों में यहाँ क्या है, P3 है और P4 है। तो जैसे ये P3 क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया और P4 क्या हो गया, हाफ फील्ड से ज़्यादा है, लेकिन स्टेबिलिटी कब होगा, जब हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कार्बन से ज़्यादा किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन से ज़्यादा किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा किसका हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, पेन आगे नहीं चल रहा है।
और कार्बन से ज़्यादा किसका हो जाएगा, कार्बन से ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन से ज़्यादा किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन से ज़्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, और फ्लोरीन से ज़्यादा किसका हो जाएगा, नियोन का। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो अपना ऑर्डर क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, नियोन था, नियोन के बाद कौन आ रहा था, फ्लोरीन आ रहा था, फ्लोरीन के बाद कौन आ रहा है, देखो नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन के बाद कौन आ रहा है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है भाई साहब, और ऑक्सीजन के बाद कौन आ रहा है, कार्बन आ रहा है, कार्बन के बाद कौन आ रहा है, कार्बन के बाद आ रहा है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आ रहा है, बेरिलियम के बाद आ रहा है बोरोन, बोरोन के बाद कौन आ रहा है भाई, लिथियम, लिथियम आ रहा है, और लिथियम के बाद, लिथियम के बाद कौन आ रहा है, हो तो गया सर सारा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हाँ हो गया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का जो ऑर्डर हो जाएगा सो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना था, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके ही अपने को ऑर्डर बताना था जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के अनुसार, ठीक है। तो अपना जो है सो फर्स्ट का जो है सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब जो है सो करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है साथियों। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये तो समझ गए ना। सबसे पहले क्या करना था, देखो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा टॉपिक। अरे यार थोड़ा मेरा गया, देखिए ठीक, मैं एक पेज लेके समझाता हूँ आराम से अच्छे से, देखिएगा। सबसे पहले क्या था अपने पास, लिथियम, कन्फिग्रेशन क्या था, एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो देखो 1s2 2s2 4 5 6 7 8 9, इसका कितना एटॉमिक नंबर हो जाएगा, नियोन का 10 होता है, ठीक है। देखिए 1s2 2s2 2p 1, 1s2 2s2 2p 2, 1s2 2s2 2p 3, 1s2 2s2 2p 4, 1s2 2s2 2p 5 6 नहीं 5, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6। अब देखिए इसका तो स्टेबल कन्फिग्रेशन आ रहा है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, तो नियोन का क्या हो जाएगा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, नियोन का। अब देखिए सबसे चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए लिथियम का, लिथियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और बेरिलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मतलब लिथियम से ज़्यादा किसका हो जाएगा, बेरिलियम का। हमको जो है सो पेयर में चेक करना है, ठीक है। तो देखो सबसे अब कौन हो जाएगा, सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा लिथियम का, सबसे कम किसका हो जाएगा, लिथियम का। अब देखो हमने बेरिलियम का और बोरोन का देख लिया, हमने बेरिलियम का और बोरोन का देख लिया, सॉरी लिथियम और बेरिलियम का देख लिया, बेरिलियम और बोरोन में देखना बेरिलियम में 2s2 है, मतलब s सबसेल फुल फील्ड, और p में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या बोरोन से ज़्यादा किसका हो जाएगा, बेरिलियम का, बोरोन से ज़्यादा किसका हो जाएगा, बेरिलियम का। तो अब कौन आ जाएगा यहाँ पे, अब आ जाएगा यहाँ पे अपने पास बोरोन, यहाँ पे कौन आ जाएगा अपने पास, बोरोन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा, बोरोन के बाद कौन आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा, बेरिलियम के बाद कौन आ जाएगा, देखो बोरोन हमने ये यहाँ तक कर लिया है, बोरोन तक कर लिया, ठीक है। यहाँ तो ये भी क्या है, हाफ फील्ड से कम ही है, तो बेरिलियम के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, बेरिलियम के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, ठीक है। कार्बन के बाद देखो नाइट्रोजन का क्या है, हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है, और 2p4 है, ये हाफ फील्ड से ज़्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसी का ज़्यादा होगा जिसका हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है सो ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके बाद जो है सो कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और ऑक्सीजन के बाद कौन आ जाएगा, सबसे पहले हाँ, उसके बाद कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, और नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन तक आ गया। अब बताओ फ्लोरीन का क्या है, 2p5 है, ठीक है, नाइट्रोजन तक आ गया, तो अब बचा कौन, फ्लोरीन बचा,
तो फ्लोरीन बना लीजिए, ये फ्लोरीन हो गया। और लास्ट में नियोन बच गया, क्योंकि नियोन का तो फुल फिल कन्फिग्रेशन है। तो यही ऑर्डर आ रहा था, लिथियम बोरोन बेरिलियम। एक बार मैच कर लीजिए प्रीवियस से। लिथियम, अच्छा लिथियम बोरोन बेरिलियम है ना, लिथियम बोरोन बेरिलियम, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियोन, सही ऑर्डर है, समझ गए होंगे आप। ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये VVI है, इसको जो है सो कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा भी जाएगा तो VVI है, ठीक है। तो आपसे जो पूछा भी जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसी ग्रुप का पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको याद ही कर लेना है इस तरह से। देखो इसका शॉर्टकट बताऊँ क्या, इसका शॉर्टकट बताओ, देखो इसका शॉर्टकट क्या है, देखना इसका शॉर्टकट ये है। देखो सबसे पहले कौन आ रहा था, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, यही आ रहा था। तो वो एरो लगा दो ग्रेटर देन का, लगा दिए। अब क्या करना है, चेक करना। देखो नियोन सबसे ज़्यादा है, सबसे कम लिथियम का है, सही है। देखना अब किसका है, बोरोन का है। तो इस दोनों को क्या करो आपस में, इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसको क्या करो यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, ऑर्डर सेम लिख दो। लिथियम बोरोन बेरिलियम कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन के बाद सॉरी कार्बन के बाद कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन को यहाँ एक्सचेंज किया हो ना। कार्बन के बाद कौन आ जाएगा, कार्बन के बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन, यही ऑर्डर है। देखो नियोन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन बेरिलियम, ऑक्सीजन कार्बन बेरिलियम बोरोन लिथियम, ये अपना शॉर्ट ट्रिक होगा, इसको याद कर लीजिएगा। बेरिलियम को बोरोन से रिप्लेस कर देना है, बेरिलियम को बोरोन से रिप्लेस कर देना है, बोरोन को बेरिलियम से रिप्लेस कर देना है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देना है और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देना। ये था सेकेंड पीरियड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ अब बताना है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। हमने बता दिया है जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिसका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो Mg+2 का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर Mg+1 का और फिर Mg का। हमने बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज़्यादा है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर था। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, O का, फिर O- का, फिर O-2 का। यहाँ क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, क्रोमियम +6, फिर क्रोमियम +4, फिर क्रोमियम +3। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए पीरियोडिसिटी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में कैसे वैरी करता है, ठीक है। जब भी आप इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको जनरली इंक्रीज होता दिखता है, और ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता दिखता है। क्योंकि जैसे ही साइज बढ़ गया, जैसे ही आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस से दूर चले गया, जैसे ही आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस से दूर चले गया तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम हो जाएगा तब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ईजिली जो है सो रिमूव कर पाएंगे। देखना ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है सो बोरोन सीरीज का, मतलब 13th ग्रुप का जो है, 13th ग्रुप में कौन आता है, 13th ग्रुप में कौन आता है, बैगन आलू गाजर इन थैला, यही आता है। देखना आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है बोरोन का, किसका होता है सबसे ज़्यादा, बोरोन का। उसके बाद टाइटेनियम का, टाइटेनियम नहीं टेलुरियम का, बोरोन का, टेलुरियम का, गैलियम का, एल्यूमिनियम का और इंडियम का। देखना फिर होता है बोरोन का, गैलियम का, टेलुरियम का, इंडियम का, एल्यूमिनियम का, फिर बोरोन, गैलियम, टेलुरियम और एल्यूमिनियम और इंडियम, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, अब इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको सबका कन्फिग्रेशन लिख के चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ, वह ट्रिक आपको डायरेक्ट याद कर जाना है, ठीक है। देखो तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, जरा एक सेकंड मैं इसको कॉपी करके, देखिए यही था। देखना आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना याद करना है। बी से क्या हो जाएगा, बंद, बंद। TL से क्या हो जाएगा, ताला, ठीक है।
जी ए से क्या हो जाएगा गया, ए एल से क्या हो जाएगा ऑल, आई एन से क्या हो जाएगा इंडिया। ट्रिक क्या बन गया बंद, यहाँ लिख लीजिएगा कर के ताला। आप जो कहीं जाते हैं तो घर में ताला लगाते हैं तो लिख लेना बंद करके ताला गया ऑल इंडिया। क्या हो गया ट्रिक बंद करके ताला, देखना देखो ऑर्डर मिल रहा है क्या, चेक कर लो। बंद बी से क्या हो गया बंद करके ताला गया अल्युमिनियम इंडिया। इस तरह से 13th ग्रुप का जो है सो आयोनाइज एनर्जी आपको इस तरह से याद हो जाएंगे। आयोनाइज एनर्जी फर्स्ट का अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है क्या हो जाएगा बंद करके ताला गया अल्युमिनियम इंडिया। अब क्या करना है देखना, अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बस पहला ट्रिक याद रखना है। अब क्या करोगे देखना, इसको रिप्लेस कर दो इससे और इसको रिप्लेस कर देना है इससे, इसको सेकंड में इसको रिप्लेस कर देना है इससे और इसको रिप्लेस कर देना है इससे। ये क्या हो जाएगा IE2। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। IE3 में क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है इससे और इसको रिप्लेस कर देना है इससे। क्या हो जाएगा IE3। ये जो था ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13th ग्रुप। ठीक है ये किसका था, ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13th ग्रुप का था, ऑफ 13th ग्रुप। ठीक है 13th ग्रुप का था ये। ठीक है इस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, सबसे पहले कार्बन सिलिकॉन। आपको तो पता है क्या होता है कार्बन का ऑर्डर क्या होता है, क्या 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 इसका ट्रिक हमने क्या बताया था आपको बताओ। अरे यार कम से कम याद तो कर लो, क्या हो जाएगा कार्बन काशी गए संग पंडित, यही था ना, बस कुछ नहीं। ऑर्डर जो है सो इस तरह से लगा देना है ग्रेटर देन, बस इसको क्या करना है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देना है और इसको यहाँ शिफ्ट कर देना। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा काशी, देखो ऑर्डर क्या बन जाएगा अपने पास, ऑर्डर बन जाएगा कार्बन का ज़्यादा हो जाएगा, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर लीड का, फिर टीन का। ठीक है ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। 3D सीरीज में कौन आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज आते हैं, फिर आयरन निकल कोबाल्ट कॉपर जिंक आते हैं। ठीक है तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा बताओ। इस तरह से आपको याद करना है तो इसका ट्रिक आपको ये याद हो जाएगा। देखना मैं लिख देता हूँ, इसका ट्रिक आपको याद रखना है। देखिए इसका ट्रिक आपको ये याद रखना है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D सीरीज का आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आपसे पूछ लेगा तो वैसे आप तो याद करोगे तो फिर हो गया कल्याण आपका। ठीक है ना, किस तरह से याद करोगे देखना, SC है ना, SC और V से आपको याद रखना है शिव पार्वती। क्या हो गया शिव। ठीक है CRT, देखो CRT से क्या रखोगे करोती, शिव करोती। ठीक है शिव करोती, उसके बाद क्या था शिव करोती मनी कॉफ़ी, शिव करोती मनीकू कॉफ़ीज। हाँ इसका ट्रिक ये था, ये SCV से क्या हो गया शिव करोती, M से क्या हो गया मनी, MN से क्या हो जाएगा मन और NI से क्या हो जाएगा निकल, मनी कॉफ़ीज, कोफीज। को से क्या हो जाएगा कोफीज, को से कॉपर कोबाल्ट, फी से क्या हो जाएगा आयरन और ज से क्या हो जाएगा जिंक। तो शिव करोती मनीकू कॉफी, इसको मैं लिख दूं तो शिव करोती मनी, शिव करोती, एक सेकेंड, शिव करोती मनीकू कॉफीज, मनीकू कॉफीज तो S शिव से क्या हो जाएगा स्कैंडियम, V से वो से क्या हो जाएगा V, करोती से क्रोमियम, T से क्या हो जाएगा टाइटेनियम, मनीकू से क्या हो जाएगा MN मनी निकल, कू से क्या हो जाएगा कॉपर, को से क्या हो जाएगा कोबाल्ट, Fe से क्या हो जाएगा Fe, ज से क्या हो जाएगा जिंक। तो इस तरह से याद रखने हुए शिव करोती मनीकू कॉफीज। ठीक है नोट में याद रखना है। ठीक आपको मैं 3D सीरीज का भी याद करवा दिया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर पीरियोडिक टेबल अगर आपसे पूछा जाए तो हीलियम का होता है, लोएस्ट पूछा जाए तो सीजियम का होता है,
हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल इन मरकरी, मरकरी पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में आ जाएगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी, यहाँ कुछ एरर है, इसको मैं सही कर देता हूँ। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक इन डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक यहाँ क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक आ जाएगा। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ भी वही हो जाएगा। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक किसका हो जाएगा, लैंथेनाइड का हो जाएगा। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक, ठीक है, इस तरह से आप याद रख लेंगे। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा, लिथियम का, सॉरी हीलियम का। और लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल सीजियम का। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक एलिमेंट मरकरी का। और लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनाइड का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, और 13th ग्रुप का, और उसके बाद बोरोन फैमिली का, और सेकेंड पीरियड का, कार्बन फैमिली का, और 3D सीरीज का, जिसका भी इंपॉर्टेंट था, जिससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का आपको ऑर्डर बताया है और कुछ ट्रिक बताया है जो कि आपको याद कर लेना है और एग्जाम में आए तो एज इट इज़ चिपका देना है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।